नौजवान नेता जिसको 4 बार अलग अलग क्षेत्र की जनता ने भारत की संसद में भेजा है, उसे टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बनाना एक कुत्सित मनोवृत्ति का परिचायक है। मैं निवेदन करूंगा आपको, किसी ने आपको नहीं टोका प्लीज। अभी भारतीय जनता पार्टी के वक्ता कह रहे थे मेक इन इंडिया। अरे तुम्हारा मेक इन इंडिया किस तरह का है वो देश देख रहा है। सरदार पटेल की प्रतिमा बनाने के नाम पर देश के गांव गांव से लोहा एकत्रित करते हो और जिस चाइना की आलोचना करते हो उसी चाइना के पास जाकर के वो प्रतिमा बना करके लाते हो। ये दोगला चरित्र तुम्हारा पूरा देश देख रहा है। और ये किसके बारे में कह रहे थे कि विदेश में जाकर के क्या कह रहे थे? पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी ने जाकर के दुनिया भर में जाकर के कहा कि पहले भारत के बारे में लोग ऐसा कहते थे। अरे कहां पैदा हो गए, कहां पैदा कर दिया, उनके बारे में बोल रहे थे। या वो नेता जिसको कैम्ब्रिज जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने एक सांसद के रूप में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। माननीय सभापति महोदय, सोने की चिड़िया भारत, कौन देश में नहीं चाहता कि भारत सोने की चिड़िया बने? लेकिन अडानी के हवाई जहाज में बैठकर पूरी दुनिया की परिक्रमा करने से देश सोने की चिड़िया नहीं बनेगा। 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए हुए, आज भी देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं हमको देना पड़ रहा है। 5 किलो गेहूं, कौन सी सोने की चिड़िया की बात कर रहे हैं? सोने की चिड़िया देश तब बनेगा जब इस देश के हर घर के अंदर खुशहाली होगी, 2 वक्त का भरपेट खाना होगा, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, तब यह देश माननीय सभापति महोदय सोने की चिड़िया बने। खाली नरेंद्र मोदी के विदेश भ्रमण करने से देश सोने की चिड़िया नहीं बनने वाला। और मैं निवेदन करूंगा, अभी आप कह रहे थे किसी की हिम्मत नहीं है अधिकारी की किसी के यहां जाकर के इनकम टैक्स की जांच कर ले। अरे भाई, अधिकारियों की हिम्मत नहीं है तो हम भी जानते हैं, वो तो इतने डरे हुए हैं, वही जाकर जांच करेंगे जहां नरेंद्र मोदी कहेंगे। और सब में विपक्षी पार्टियों की नेताओं की लिस्ट बहुत बड़ी है, पूरा देश देख रहा है। लालू यादव जी किस समस्या से गुजरे, किस कठिनाई से जूझ रहे, पर तुम्हारा इशारा है बिहार में राजनीतिक अशांति करनी है, उपद्रव कराना है, तो उनके परिवार को किस तरीके से परास्त। ये फाइनेंस बिल है, आपके माननीय सारी बातें कही है, बीच में इंटरव्यू नहीं करे आप। ये सारी बातें इस सदन में इसलिए हुई है माननीय सभापति महोदय कि ये नेता विहीन विपक्ष है, नेता विहीन विपक्ष। और इसलिए अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पर बोलने की बजाय आपने पहले जो बातें की है उसका जवाब दूंगा और फिर फाइनेंस बिल पर आऊंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपको, सांगानेर से आने वाले भाई राजस्थान की जनता पर जो कर्जा है उसको लेकर के राजस्थान की जनता का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे थे। लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जब तक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, राजस्थान की जनता को अपना मनोबल कमजोर करने की जरूरत नहीं है। उनके हाथों के अंदर इस प्रदेश का और राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। मैं निवेदन करूंगा आपको, कर्जा 2019-20 में 3,52,701 करोड़ कर्जा था, 2021 में बढ़कर 4,10,499.46 करोड़ हुआ, 21-22 में 4,62,845.07 हुआ, 22-23 में 5,16,815.31 करोड़ हुआ और 23-24 में 5,79,781.22 करोड़। और माननीय सभापति महोदय, ये जीएसडीपी का कितना परसेंट है? 19-20 35, 20-21 40। और फिर देखिए किस रूप में अशोक गहलोत के वित्तीय अनुशासन ने, कुशल प्रबंधन ने उसको नीचे लाया है। 21-22 में 37.99%,
22-23 में 36.56% और 23-24 में 36.78%। प्रतिपक्ष के उपनेता, ये वार्तालाप तो चलता रहेगा आपका, इस सदन में कभी सुनने का भी काम करिए। आप ही की सरकार थी 2005 में, आप ही सरकार के मंत्री होते थे, आप ही FRBM एक्ट लाए थे। क्या कहा था उसमें? 2025-26 तक राजकोषीय घाटा कितना होना चाहिए, कर्जा कितना होना चाहिए, डेट कितने % तक कर्जा लाएंगे आप? आपका लक्ष्य था 38.2% 2025-26 तक, लेकिन राजस्थान के वित्त विभाग के अधिकारियों और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद दीजिए कि 23-24 के अंदर ही 36.78 पर लिया है। बल्कि ये जो टारगेट आपने दिया उसको 21-22 में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, माननीय सभापति महोदय, अचीव कर लिया। अभी बात कह रहे थे 3,90,000 करोड़ का बजट और एप्रोप्रिएशन एक्ट में 4,03,000 करोड़। तो माननीय सभापति महोदय, आप भी एक्साइज के मंत्री रहे हो, फाइनेंस के अंदर ग्रॉस और नेट दोनों एक अलग अलग टर्म है। जो 3,90,000 है वो नेट है, 4,03,000 है वो ग्रॉस है। और कभी राजस्थान सरकार के बजट में ऐसा नहीं हुआ कि एप्रोप्रिएशन बिल में और बजट के अंदर फर्क नहीं आया हो, ये हमेशा ही आता है। तो इसलिए इसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि कोई 10-15 दिन में बड़ा फर्क पड़ गया। एप्रोप्रिएशन बिल पहले ही पेश हो चुका है, ये अलग बात है कि हम आज उसको पारित आज कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा, विद्याधर नगर के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, 12वां वित्त आयोग, 13वां वित्त आयोग, 2001 की स्थिति, 2012 की स्थिति, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको। इन्फ्लेशन रेट है 6.95% और 2007 से 2023 तक की आप गणना करेंगे तो कम्युलेटिव इन्फ्लेशन रेट हो गई 193.19%। 2007 के अंदर जो 200 रुपया था वो आज 2023 में वो 200 रुपया 586.38 हो गया। इसलिए 2001 या 12वां वित्त आयोग या 13वां वित्त आयोग, उससे तुलना करके हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। और माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, कोई आलोचना का आधार नहीं है। मैंने इनकी नेता वसुंधरा राजे को, जब उन्होंने अपने 5 साल के काम और इस सरकार के 4 साल के काम कुछ को लेकर के ट्वीट किया था, मैंने उनको चुनौती दी हुई है कि राजस्थान के किसी शहर में, किसी जगह, किसी तिथि, किसी समय पर तुम्हारी सरकार के कामकाज और इस सरकार के कामकाज पर चर्चा के लिए बहस रख लेना, सामने आकर के बताएंगे कि तुमने क्या किया और इस सरकार ने क्या किया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा, 2021-22 के रेवेन्यू रिसिप्ट रिवाइज एस्टीमेट था 1,89,431.49 करोड़ और एक्चुअल्स क्या है 1,83,920.05%। कितना परसेंट हुआ? आरी का 97.09%। टोटल रिसिप्ट 21-22 की आरी में क्या थी? 3,19,128.69 करोड़ और एक्चुअल्स क्या है? 2,91,438.44 करोड़। कितना परसेंट हुआ? 91.32%। और टोटल एक्सपेंडिचर 21-22 का क्या है? 3,19,094.25 आरी था और एक्चुअल्स क्या है? 2,91,191.0%, 0.02। कितने परसेंट? 91.26%। माननीय सभापति महोदय, 90 से अबोव अगर किसी भी स्टेट का, किसी भी हुकूमत का अचीवमेंट हो, कौन ऐसा होगा जो उसकी आलोचना करेगा? देश के तमाम राज्यों से आप तुलना कर लें, राजस्थान का बजट की पवित्रता जो जनता को समर्पित किया गया,
वो पूरे भारत के राज्यों से श्रेष्ठ जगह पर आपको मिलेगी। अब मैं निवेदन करूंगा 22-23 का, वो तो एक्चुअल से, इसका भी एक्चुअल्स के साथ बताऊंगा 22-23 का भी। आरई क्या था? रेवेन्यू रिसिप्ट का 2,15,786 करोड़। एक्चुअल्स क्या है? 1,80,741.05, जबकि अभी मार्च महीना पूरा होना बाकी है। ये 83.76% पर तो रेवेन्यू रिसिप्ट में पहले ही आ चुके हैं। टोटल रिसिप्ट आरई था 3,82,366.89 करोड़ और एक्चुअल्स क्या है? 3,36,867.63। कितना परसेंट? 88.10। जबकि अभी महीना पूरा होना है, 2022-23 पूरा होना बाकी है। और एक्सपेंडिचर टोटल आरई था 3,82,246.54 करोड़ और एक्चुअल्स क्या है? 3,38,792। कितना परसेंट? 88.63%। सभापति महोदय, और क्या चाहते हैं? इससे बेहतर तो राजस्थान की हिस्ट्री में किसी सरकार ने काम नहीं किया। और ये वित्त विभाग के आंकड़े इस बात का अपने आप में प्रमाण है। और हमारे जो माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री राजस्थान के कोने कोने में जब जाते हैं, अभी 3 दिन पहले ही जैसे कटारिया जी कह रहे थे कि उन्होंने अपने आप बुलाया, कोई तैयारी नहीं की, पर कितने लोग थे? 50,000 लोग। ये 50,000 लोग किस लिए आते हैं? इसलिए आते हैं कि उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व पर भरोसा है। माननीय सभापति महोदय, मैं अब निवेदन करूंगा आपको। आलोचना तो बहुत की जा सकती है, विपक्ष के लोगों का काम पार्टली ये है भी, लेकिन द हिंदू जो देश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है, उसने अपने एडिटोरियल में लिखा, 2 सरकारों के बजट की तुलना की, भारत सरकार के बजट की और राजस्थान सरकार के बजट की, और वो भी सामाजिक सुरक्षा पर। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार चलाती है, क्या हेडिंग दिया द हिंदू ने? सोशल सिक्योरिटी एंड द स्टोरी ऑफ 2 बजट, जिसमें भारत सरकार जो चलाती है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। क्या लिखा उसने कि भारत सरकार ने एनएसएपी में जो पिछले साल प्रोविजन था 9,652.31 करोड़, उसको डिक्रीज किया। कहां लाए? 9,636.32 करोड़। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 2014-15 के अंदर, बजट एस्टीमेट में 2014-15 में नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए कितना परसेंट प्रोविजन था टोटल बजट का? 0.58%। और माननीय सभापति महोदय, अभी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रस्तुत किया नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए जो बजट प्रोविजन है, वो 0.21%। किस रूप में, कौन से अच्छे दिन लाने की बातें कर रहे हैं? अरे शर्मिंदा होना चाहिए आपको। दिल्ली की संसद में लोग, औरतें बैठी थी तुम्हारे खिलाफ में, और देश के सांसदों से कहा कि ये भारत सरकार 200 रुपया देती है, एक दिन का 7 रुपया, एक दिन तुम 7 रुपए में गुजा करके देखो। और राजस्थान की सरकार, माननीय सभापति महोदय, एनएससीपी का, पूरे भारत का नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का, पूरे भारत का जो बजट भारत सरकार का है, उससे ज्यादा राजस्थान का पेंशन बजट अशोक गहलोत का 11,500 करोड़ रुपए होगा, जो एनएसएपी के टोटल अमाउंट से 30% ज्यादा है। और माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत व्यथित हो जाता हूं जब भारत सरकार के राइडर देखता हूं। ये जो एनएसएपी है, उसमें बेनिफिशियरी के लिए क्या क्राइटेरिया रखा है? समाज कल्याण मंत्री बैठे हुए हैं, वो विकलांग, जिसकी 80% से ज्यादा विकलांगता है, वो ही उसका पात्र होगा। अरे बीजेपी के मेरे दोस्तों, कम से कम ये तो ठीक करवा दो।
इस हिंदुस्तान की भोली भाली जनता ने तुम्हारे बहकावे में आकर तुमको भारत की पार्लियामेंट में 300 से ज्यादा सीटें दी है। 80% से कम का विकलांग तुम्हारी पेंशन का पात्र नहीं है। वो विधवाएं तुम्हारे खाली 200 रुपए की ही पात्र है। बड़ा रौब गालिब करते हैं किसान सम्मान निधि के नाम पे। क्या है किसान सम्मान निधि? दिन के 16 रुपए, 500 रुपए महीने के, दिन के 16 रुपए किसान सम्मान निधि। ये सम्मान है किसान का। अरे तुमने तो फायदा किया था किसानों से कि 2022 तक तुम्हारी आय दुगनी होगी। क्या हुआ उस वायदे का? बीच में बुलडोजर लेकर के खड़े हो गए, 3 नाकारा किस्म के कानून लेकर के खड़े हो गए। 700 किसानों को तुम्हारी गलत नीतियों की बलिवेदी पर चढ़ना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपको, प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में क्या कहा? ओपीएस देना पाप है और ये चिंता का विषय। ये शब्द है प्रधानमंत्री के। और इन्हीं की पार्टी की सरकार थी दिल्ली के अंदर जब न्यू पेंशन स्कीम लेकर के आए। इन्हीं की पार्टी की सरकार थी जब राजस्थान के अंदर न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए लेके आए। आज एक मुख्यमंत्री ने हिम्मत की है, पूरे देश को दिशा दी है कि जो कर्मचारी 30-35 साल इस प्रदेश की जनता की सेवा करता है उसको रिटायरमेंट के बाद हम शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। माननीय सभापति महोदय, भाजपा के लिए ये पाप हो सकता है। और वो निर्मला सीतारमण आई थी जयपुर में बजट पेश करने के बाद, क्या कह करके गई? पैसा रोक लेगी। लेकिन अशोक गहलोत कमिटेड है, कर्मचारियों को साथ न्याय के लिए कमिटेड है। और अब अशोक गहलोत अकेले नहीं है, देश के अनेक राज्य इस कतार में उनके साथ जुड़ चुके हैं। और वो वक्त आएगा जब पूरे हिंदुस्तान का एक एक कर्मचारी खड़ा होकर के कहेगा, पिछली बार तुमको कहा था ना, चुनाव थे जब, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। अब की मोदी की खैर करेंगे, ये याद रखना। ज्यादा सत्ता के घमंड में मत रहो। और आप तो वो लोग हो, इस बेलगाम महंगाई के दौर में अभी 1 मार्च को आपने 50 रुपए सिलेंडर के बढ़ाए। और पिछले 4 साल के अंदर गेहूं हो, चावल हो, जौ हो, दाल हो, खाने का तेल हो, दुगुना महंगा किया, दुगुना। जौ और गेहूं 50 रुपए किलो तक पहुंचा दिया। 2014 में गैस का सिलेंडर 410 रुपए में मिलता था, आज 2023 में 1106 में क्यों मिल रहा है? तुमने सब्सिडी खत्म कर दी, तुमने खाद की सब्सिडी खत्म कर दी, तुमने इसकी सब्सिडी खत्म कर दी। जिस कमजोर आदमी की भावनाओं पर चढ़ करके राज्य में आए, सबसे ज्यादा उसी को नुकसान पहुंचे। लेकिन अशोक गहलोत कौन है? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, जब वो साधारण कार्यकर्ता होते थे एनएसयूआई के, रेलगाड़ी के 3rd क्लास के डिब्बे के अंदर टॉयलेट के पास बैठ करके जिस आदमी ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, आज राजस्थान की जनता की आशीर्वाद से जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, वो उस गरीब आदमी का दर्द समझते हैं, उसकी पीड़ा समझते हैं। और वही कारण है कि उन्होंने फैसला किया कि इस महंगाई के दौर के अंदर मैं उस गरीब परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। 1 किलो चीनी, 1 किलो तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो दाल, अन्नपूर्णा पैकेट बना करके 1 करोड़ एनएफएसए परिवार को देने का निर्णय किया। 1 करोड़। पूरे हिंदुस्तान को सबक सीखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी तुम कहते हो हम कुछ भी सरकार करती है, रेवड़ियां बांट रहे। अरे तुम्हारा घर का पैसा है क्या? ये उस जनता का पैसा है और उस जनता का उस पैसे पर हक है। जनता के पैसे में से उनको दे रहे, कौन सी रेवड़िया है? तुम्हारे घर का पैसा है क्या? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपको, पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक है। अशोक गहलोत ने एक के बाद एक बजट जिस आकार के दिए, बढ़ते ही चले। मैं भी बहुत पुराना राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मुझे भी आज भी यकीन नहीं होता
कि ये इतने काम हो गए, यकीन नहीं होता, सोचा नहीं था वो हो गया। माननीय सभापति महोदय, 18-19 में क्या बजट साइज थी डिप्टी लीडर साहब आपकी? 2,12,275 करोड़। कितना? 2,12,275। मंत्री होते थे आप, सरकार के प्रभावी मंत्री, और मेरे तो बहुत अजीज, मेरे जिले के प्रभारी थे आप। और 23-24 का बजट अशोक गहलोत ने क्या दिया? आपके 2,12,000 करोड़ से बढ़ा करके 3,90,856 करोड़ रुपए। और मैंने जैसा आपको निवेदन किया 21-22 और 22-23 के एक्चुअल्स बता करके कि 90% पैसा खर्च हुआ है, 90% पैसा। अब ये कहते हैं पैसा कहां से आएगा? तो देख लो कहां से आएगा, वो तो जादूगर है। पैसा कहां से आ रहा है वो तो देख रहे हो आप, जनता के बीच में जा रहा है। और माननीय महोदय, मैं निवेदन करूंगा, इस बजट की चारों तरफ प्रशंसा हुई है। भारत सरकार के, अभी इतने गीत गा रहे थे, भारत सरकार के बजट की तारीफ क्यों नहीं होती? क्यों तारीफ नहीं होती? क्यों जाकर के वित्त मंत्री को अनेक राज्यों की राजधानियों में बैठ करके कहना पड़ता है हम ये कर रहे, हम वो कर रहे? तुमने तो इनकम टैक्स के नाम पर भी धोखा दिया लोग। जो फायदा स्लैब का मिडिल क्लास को मिलना चाहिए था, उसमें भी तुमने बेईमानी की है। क्यों? तुम किसके लिए काम करते हो? इतनी बातें करते हो। अगर तुम्हारे के अंदर नैतिक बल है, नैतिक साहस है और हिंदुस्तान की जनता पर भरोसा करते हो, तो जो हिडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की है उसको लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, भारत की संसद में बैठकर हिंदुस्तान की जनता को जवाब क्यों नहीं देते? क्यों मुंह छुपा रहे हो? क्यों मंत्रियों को आगे कर रहे हो? क्यों राहुल गांधी बोलना चाहते हो उससे पहले सदन स्थगित करके चले जाते हो? तुम्हारे मन में चोर दिखता है और पूरा देश देख रहा है कि एक आदमी दुनिया का दूसरा नंबर का बड़ा उद्योगपति कैसे बन गया। तुमने रेल बेच दी, तुमने पेट्रोल कंपनियां बेच दी, तुमने हवाई अड्डे बेच दिए, तुमने बैंक बेच दिए, तुमने इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी। जिसको कोई 50 रुपए का लोन ऑस्ट्रेलिया के लिए देने के लिए तैयार नहीं था माइनिंग के लिए, तुमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 4,000 करोड़ रुपए निकाल के लोन दिया। माननीय सभापति महोदय, कई चीजें हमारे वित्त विभाग के प्रतिभावान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में की है, पहली बार की है। अब ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट आरबीआई ने अलाउ कर रखा है। हमारी सरकार ने ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट किया, उसके बदले हमें स्पेशल ड्राइंग लिमिट मिली। जो पैसा बचा उसमें जमा करा दिया, जो पैसा बचा उसमें जमा करा दिया। ड्राइंग लिमिट मिलती रही, ब्याज भी मिलता रहा और आरबीआई के द्वारा अनुमोदित है। मैं निवेदन करूंगा, ये जो आप कहते हो पैसा कहां से आएगा, जादू है क्या? ये स्पेशल ड्राइंग लिमिट में 21-22 के अंदर 38,542 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने उपयोग किया। माननीय सभापति महोदय, सिर्फ किस कारण? ऑक्शन ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट के कारण। और 22-23 के अंदर 81,000 करोड़ रुपए का स्पेशल ड्राइंग लिमिट के तहत उपयोग किया। ये राजस्थान की जनता के सपनों को साकार करने के लिए वो हर संभव प्रयास जो करना चाहिए वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माननीय सभापति महोदय कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको निवेदन किया कि ये कुशल प्रबंधन ही था कि रेवेन्यू रिसिप्ट 21-22 का 97% पे गया और खर्चा रिवाइज एस्टीमेट के विपरीत 91% पे गया। इससे बड़ा किसी सरकार को कोई सर्टिफिकेट माननीय सभापति महोदय नहीं दिया जा सकता। मैं आपको निवेदन करूंगा, भारत सरकार के हिस्से को लेके, भारत सरकार में राजस्थान के हिस्से को लेके मुझसे पूर्व वक्ताओं ने अपने तरीके से बात करने का प्रयास किया है, लेकिन वो गुमराह करने की कोशिश थी। मैं वो जो सामने लिखा हुआ है माननीय सभापति महोदय, मैं रोज पढ़ता हूं कि इस सदन में जो कहो सत्य कहो, गलत मत कहो, नहीं तो पाप के भागी बन जाओगे। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश थी कि राज्य को 41% सेंट्रल टैक्स में शेयर दिया जाए।
और राजस्थान का जो हिस्सा है माननीय सभापति महोदय वो 6.026% है। अब मैं निवेदन करूंगा कि टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रॉस टैक्स कितना कलेक्ट हुआ, ग्रॉस टैक्स टोटल 33,92,079 करोड़ और 41% जो राज्यों का शेयर है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक पूरे भारत के राज्यों का जो शेयर होता है 13,74,352 करोड़ 41% के क्राइटेरिया से। और राज्य को कितना मिला? 10,21,448 करोड़ रुपए। मतलब परसेंटेज निकाल दो आप, ये 41% है? नहीं, ये है 30.50%। तो इस तरीके से भारत सरकार राज्यों का गला घोट रही है, गला घोट रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा राजस्थान का 6.026% से हिस्सा होता है 82,818 करोड़ रुपए। राजस्थान का शेयर मिला कितना? 61,552 करोड़ रुपए। कितना कम मिला? 21,266 करोड़ रुपए कम मिला। अब बताओ क्या धन्यवाद है इन 25 सांसदों को जिनको राजस्थान की जनता ने जीता करके भेजा है। और वो जो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, कभी तो हमारी सरकार गिराने के लिए दौड़ पड़ते हैं, हमारे एमएलए की तोड़फोड़ के लिए दौड़ पड़ते हैं। और जब पूरा भारत जानता है कि ये जो सौदेबाजी कर रहे थे ये भारत सरकार के किस मंत्री की आवाज है, अरे तुम्हारे अंदर नैतिक साहस है, सच्चाई है, आओ और अपना वॉइस सैंपल दो। तो मालूम पड़े कि तुम गुनाहगार, तुम चोर हो कि नहीं हो। तुमने राजस्थान की सरकार को एमएलए की खरीद फरोख्त करके गिराने की कोशिश की है, तुमने नहीं की। दूध का दूध पानी का हो जाएगा, लेकिन चोर है, देना नहीं चाहते सैंपल। और ये बीजेपी के सारे मित्रों को मालूम है कि ये किसकी आवाज थी। माननीय सभापति महोदय, बार बार गिनाते हैं, हम इतना दे रहे हैं, हम राज्य को ये कर रहे हैं, हम राजस्थान को ये कर रहे हैं, हम जेजेएम में ये कर रहे हैं। अरे करोगे कैसे नहीं? ये देश संविधान से चलता है, बाबा राम भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से। और संविधान के आर्टिकल 270 में शेयर इन सेंट्रल टैक्स का प्रावधान किया हुआ है। हर हुकूमत को, राज्य को उसका हिस्सा देना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, लेकिन तुमने बहुत बेईमानी की है। जो डिविजिबल पूल है उसको छोटा कर दिया तुमने। सेस, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी अभी तो शुरू किया है भाई। अरे इनके इतने पाप है, बोलने तो दुआ मेरे। माननीय सभापति महोदय, तो ये उनमें सब में स्लैब बढ़ाते जा रहे हैं जिससे वो पैसा पूरा नरेंद्र मोदी के पास रहे, राज्य को देना नहीं पड़े और वो मनमाने तरीके से उसका अपना उपयोग कर सके। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आज जब सदन में चर्चा है, बीजेपी के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान की जनता को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है केंद्र की गलत नीतियों के कारण, वो पैसा दिलाने की आप पहल करो, वो देने की आप लड़ाई लड़ो। माननीय सभापति महोदय, थोड़ा सा 2 मिनट आप मेहरबानी रखना, मैं खत्म कर रहा हूं। अब मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं, कुछ सुझाव देना चाहता हूं। ग्रामदानी में आपकी इतनी भूमि पड़ी हुई है, मालिक ग्राम सभा है, इतनी नजूल संपत्ति आपकी पड़ी हुई है, देवस्थान विभाग की अरबों की संपत्ति आपकी पड़ी हुई है, आप उसका उपयोग क्यों नहीं करते? रेवेन्यू के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं करते? इंडस्ट्रियल एरिया में हॉस्टल्स बन गए, आप जाकर के परमिशन लेकर के कोर्ट से रेगुलराइज क्यों नहीं करते उनको? और माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, सरकार को आगाह कर रहा हूं एक बार फिर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है नदी के अंदर बजरी का खनन 3 मीटर से नीचे आप नहीं करेंगे। आप और सरकार मिली भगत करके खाई बनवा रही है, नदियों के अंदर खाई खुदवा रही है, बड़ी बड़ी खाई, बच्चे डूब जाएंगे बरसात का पानी आएगा जब। आप पर्यावरण को नष्ट करने में भागीदार बन रहे हो। मैं आपके माध्यम से विनती कर रहा हूं कि ये जो लाइसेंस है आपके, आप इस व्यवस्था को सुधार दो, नहीं राजस्थान की जनता आपको सुधार देगी। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं।
माननीय श्री सभापति कैलाश चंद्र मेघवाल, महोदय, मैं निवेदन करूंगा प्लीज प्लीज आज 2 से मिनट तो रुको। आज माननीय बोलना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय 4 बजे पधारे जाएंगे, प्लीज अरे थोड़ा मैं परसों नहीं बोलूंगा साहब, आज बोलना तो 2 मिनट। 1 मिनट समाप्त करें आप, 1 मिनट। अब ये मैं निवेदन करूंगा, पंचायती राज की व्यवस्था को आप ठीक करो। आपने हर जगह एसडीओ के ऑफिस खोल दिए। अब ये आरडीएस आप लाए थे, बीडीओ का आरडीएस, वो आरडीएस भी आपका फ्लॉप हो गया। अब आप आरडीएस लाते नहीं, पहले लाए उस समय उनके प्रमोशन का प्रावधान रखा नहीं, वो परमानेंट वहां हो गए। मेहरबानी करके कोई नई सोच के साथ आओ, एसडीओ कम बीडीओ रखो, ताकि इन पंचायत समितियों का भी कंट्रोल किया जा सके, इनको ठीक किया जा सके। और ग्राम पंचायतों में स्टाफ दो आपका नीचे, वहां गवर्नेंस आपको करनी है, वहां करनी है आपको, और वहां नहीं करेंगे तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए वहां स्टाफ बढ़ाओ और टेक्नोलॉजी से भी अपडेट करो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।